डियर एस्पिरेंट, आज हम बात करेंगे गवर्नर की। मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय का। ये आपको पॉलिटी में भी देखने को मिलता है। उसमें अधिनियम सब जो भेजा जाता है उसके संदर्भ में आपको पढ़ना होता है एक क्रम वाइज में, और इसको भी आप एक क्रम में देखेंगे आज मेरे साथ। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने शुरू किया है उसी का अगला भाग है, अगला पार्ट मान के चलेंगे। उसको मैं एक सीरीज में ही लेकर के चल रहा हूं। आप मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस इसका कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये 38वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं जो वर्तमान में हुआ है उस सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का समावेश है। किस किस तरह से अपने अपने स्वरूप को ये बदला है उसको भी आप गौर करेंगे, ताकि आपको आगामी आने वाले एग्जाम में एक तजुर्बा मिल सके। तो सबसे पहले आइए हम इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर और गवर्नर जनरल, वो कैसे नाम परिवर्तित हुआ। गवर्नर, बात कर रहे हैं हम गवर्नर की। ये अंग्रेज क्यों भेजता था? तो यहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए। पहला जो नाम आता है, पहला जो समय आता है वो आता है 1757। 1757 इस समय नाम होता है। हम सिर्फ नामांकन देखेंगे फिलहाल, बाकी हम एमसीक्यू के माध्यम से डिटेल्स देखेंगे। नामांकन की बात करें तो पहला जो 1757 में नाम आता है वो आता है बंगाल का गवर्नर। 1757 में। फिर अगर बात करें हम, फिर बात करें दूसरा दूसरा जो नाम इसमें परिवर्तन होता है वो आप 1773 में देखेंगे। 1773 में इसका नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। फिर आगे देखें, आगे जो चेंज करता है 1833 में। इस समय जो इसका नाम चेंज होता है वो आ जाता है भारत का गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद जो नया नाम आता है वो आप देखेंगे 1858 में। इस समय आ जाता है वाइसराय। वाइसराय नाम से, व्यक्ति एक ही है, एक ही पद पर बैठ रहा है, नाम इसका नामांकन ऐसे चेंज हुआ है, अधिनियम लाया गया और नाम को चेंज किया गया। वाइसराय को भी आप 1947 तक देखेंगे। 1947 तक वाइसराय को भी आप देखेंगे, और फिर 1947 से आप स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल के नाम से देखेंगे। इसमें दो व्यक्ति का नाम आप ध्यान में रखेंगे। जो अंतिम होता है लॉर्ड माउंटबेटन, वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो सी राजगोपालाचारी होंगे। तो इस तरह से बदलाव हुआ गवर्नर में के नामांकन में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कई तरह से क्वेश्चन इसका बनाया जा सकता है और काफी अच्छे से इसको देखेंगे। एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, 1757 में बंगाल का गवर्नर, 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, 1858 में वाइसराय, और फिर 1858 से 47 तक चलता है वाइसराय। और जब देश आजाद होता है तो भारत का गवर्नर जनरल के नाम से, यानी स्वतंत्र लगा करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल के नाम से चलता है। मात्र दो ही बनते हैं स्वतंत्र भारत के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन की। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी की बात करेंगे। आइए बारी बारी से हम एमसी क्वेश्चन को देखते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का कोशिश करते हैं। हमने अभी भी बताया ये गवर्नर नाम जो है ये कब चला?
गवर्नर जनरल, इसमें दो दो नाम हमने देखा था, एक बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल। फिर हमने क्या देखा था, वायसराय, और वायसराय के बाद हमने क्या देखा, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अब कौन होगा, तो अभी आप बता भी सकते हैं, फिर भी आप देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग को बताया गया है। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर भी अंतिम ये बना है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर ये बना है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो यही बने हैं। तो दोनों में इनका नाम याद रखेंगे, अंतिम भी है, एक छोड़ेगा तब दूसरा, यानी कि वो पहले से उस पद पर बने आए हैं, एकाएक नाम चेंज होगा तो उसके पद से तुरंत उनको हटाया तो नहीं जाएगा, वही आगे आकर के भी काम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान में रखेंगे, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना वारेन हेस्टिंग। कब बना? 1774 में। आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर यह हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे देखते हैं, फिर आगे है 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो साथ में ध्यान में रखेंगे, अब वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनके बारे में सती प्रथा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। तो बताइए मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का भी अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? यही बनेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बनेंगे। इनको आप ध्यान में रखेंगे, ये भी पहले से चले आ रहे थे, किस पद पर चले बने थे, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर एक नाम चेंज होता है, फिर अगला जो नाम आता है तो यही पद पर बने रहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और वो किस नाम से बने रहते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से इन्हें ध्यान में रखा जाता है। फिर आगे देखते हैं, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा, अब ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सीधा आंसर पर आते हैं, लॉर्ड मेयो की बात हो, लॉर्ड क्लाइव की बात हो रही है, लॉर्ड क्लाइव की बात हो रही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ये है, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जो 23 जून 1757, पहले ये बनते हैं, ध्यान में रखेंगे, बंगाल का गवर्नर। 23 जून 1757 को ही प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव ही था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। ध्यान में रखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि दो युद्ध ऐसे थे जिसमें अंग्रेजों को आत्मविश्वास होता है कि अब हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं। एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में तो उसको उस तरह से आत्मविश्वास नहीं बन पाता है, क्योंकि वो छल कपट का लड़ाई होता है। आपने बंगाल के नवाब को बिकते देखा यहाँ पर, और इस क्रम में ये प्लासी का युद्ध मतलब बेईमानी करके, गलती से उनके आदमी को अपने में मिला करके वो जीतते हैं, चीटिंग करके, तो आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं वहां पे कमी थी। लेकिन जैसे ही 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, वहां पर इसका आत्मविश्वास सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। रीजन वो इसलिए है क्योंकि एक गुट में जो था वो, उसमें अवध का नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल का नवाब, पूर्व बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों मिलकर के एक गुट में थे, और जबकि दूसरे गुट में अंग्रेज था। यहाँ पर अंग्रेज जीत जाता है और इसके आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी होती है। फिर आगे चल करके 1765 में हम इलाहाबाद की संधि को देखते हैं। इलाहाबाद की संधि भी दो चरणों में होता है, एक बार 12 अगस्त 1765 को होता है, और दूसरी बार 16 अगस्त 1765 को होता है। 12 अगस्त 1765 को जो होता है वो मुगल बादशाह के साथ होता है,
जबकि 16 अगस्त 1765 को जो होता है इलाहाबाद की संधि के नाम से वो अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो अभी अभी हमने इसको पढ़ा और व्याख्या भी इसका देखा, रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक जो है वो लियोन कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? सर लियोनिल कर्टिस। कर्टिस ध्यान में रखेंगे, कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसके इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषय को रिजर्व कर दिया जाता है, आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया जाता है। आरक्षित और हस्तांतरित में इसे विभाजित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ आंसर भी साथ में है, पहले आप इसको समझने का कोशिश करेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन को काफी काम में आएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में जो द्वैध शासन लागू करता है वो रॉबर्ट क्लाइव करता है। रॉबर्ट क्लाइव करता है और इसे खत्म कौन करता है? वारेन हेस्टिंग करते हैं। कौन करते हैं? वारेन हेस्टिंग करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने लागू किया। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, आपको यह भी पता होना चाहिए ये बंगाल का बनाया गया था दीवान, मोहम्मद रजा खां को और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया था, को पदच्युत कर दिया गया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकारी अपने पास रखता है और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम या छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह बंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562, ध्यान में रखेंगे 1562 यानी 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ध्यान में रखेंगे 1837 को भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अभी अभी हमने पढ़ा था WH स्लीमन नाम ध्यान में रखेंगे, स्लीमन नाम ध्यान में रखेंगे, उसी से काम बन जाएगा स्लीमन। इसके एक्सप्लेनेशन में पहले भी हमने पढ़ लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के समय
प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। कहां से कहां तक? बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। ध्यान में रखेंगे, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे इस सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया? तो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है। अब आने वाले जो आपके एग्जाम होंगे बीपीएससी का, वो कुछ इसी तरह का रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस खूब करेंगे। आप देखेंगे, पहला सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2, 4, 1, 2 और 4, ये नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। आपको पता होना चाहिए बंगाल प्रेसिडेंसी का ये क्या था? गवर्नर जनरल था। फिर बाद में यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनते हैं। बना 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंग के इसमें राजा राम मोहन राय की भूमिका अहम होती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बेंटिंग के काल में चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया। समय समय पर एक्ट भी वहां से पारित हुआ करता था, जिसके बेस पर यहाँ पर काम लोग करते थे, उसी के बेस पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंग ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया था। अतः इसमें कौन आंसर हो जाएगा हमारा? 1, 2 और 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया गया है कि 1800 पिछले वाले को 1833 का चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच प्रदान किया था। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1843, ध्यान में रखेंगे, 1843 के इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ था। इस एक्ट में दासों की खरीद जो फरोख्त हुआ करता था, खरीद फरोख्त और गुलाम रखने को सीधे तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो आप अभी पढ़े हैं, तो ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? नाम क्या है भारत का गवर्नर जनरल? तो कौन था 1857 में? तो हमें याद होना चाहिए, इस समय कैनिंग था। कैनिंग को आप ध्यान में रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 56 से 58 है, था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा विद्रोह समाप्त होने के अगले वर्ष का पहला वायसराय भी ये बनता है। अभी हमने बताया था कि 58 से वायसराय नाम आ जाता है। तो इस तरह अब एक व्यक्ति दो नाम से जाना जाता है, एक अंतिम और प्रथम करके, तो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आप रिकॉल करें एक बार मेरे साथ। पहला जो था वारेन हेस्टिंग था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फिर हम आगे देखते हैं, ये 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग किया गया था। फिर आगे हम देखते हैं, ये नाम चलता रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल चलता रहा। फिर 1833 में जो एक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग ये नाम चेंज होकर के ये आ जाता है भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ भी हम देखते हैं भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। फिर आगे हम देखते हैं कब? तो 1858 में। और ये कैनिंग का नाम हमें याद रखना होता है। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
तथा वायसराय प्रथम वायसराय नियुक्त होता है। फिर आगे भी हम देखेंगे 1947 तक ये नाम चलता है। 1947 के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी बनते हैं। इस तरह आप नाम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो आपको ध्यान में रखना होगा लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इस दोनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इस दोनों का जो कार्यकाल है वो फिलहाल मैं अब आपको बता रहा हूं और इसका एक सीरीज भी आप देख लेंगे। इसका जो कार्यकाल है लॉर्ड लिटन का और लॉर्ड रिपन का, तो 1776 से 80 लिटन का है और 1780 से 1784 लॉर्ड रिपन का है। तो जो घटना होता है उससे पूछा जाता है कि इस समय कौन गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन, लिखा भी है 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। तो ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट इस तरह के लैंग्वेज को उठा करके दे देगा कि किसने कुशल आक्रमणता और कर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। तो आप ध्यान रखेंगे लिटन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? तो इलेवाल्ट विल से संबंधित नहीं है, बाकी से संबंधित है। स्टेट्यूटरी कमीशन जो है उससे संबंधित है, शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, लेकिन इलेवाल्ट विल से ये संबंधित नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लॉर्ड लिटन इलेवाल्ट विल विवाद से संबंधित नहीं थे। इलेवाल्ट विल वायसराय रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। तो ये किसके, रिपन के समय में किया गया था, ध्यान में रखेंगे। इनका कार्यकाल कब से कब तक? 1780 से 84 रहा। फिर आगे देखते हैं, इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो हमारा आंसर होगा मेयो ने किया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकार को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व में कुछ राशि दी गई तथा उन्हें स्वेच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ध्यान में रखेंगे मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सिंध विजय कर उसका अधिकारण किया? तो ध्यान में रखेंगे नेपियर ने किया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 44 के बीच था। के दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डी रॉबर्ट्स के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध के बाद हुई और नैतिक और राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम था ये। तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल में के संदर्भ में सूची दिया गया है, एक दो का मिलान करना है और इस तरह का क्वेश्चन पर ही आप प्रैक्टिस आप करेंगे, है ना। और देखिए यहाँ पर गौर करें तो ये सिंगल लेकर के भी एक बनाया गया है, तो ज्यादा पैनिक नहीं बनेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम से प्रैक्टिस करेंगे। आप सही से अगर पढ़ रहे हैं तो परीक्षा लेने का दृष्टिकोण जो भी हो, आप आंसर देने में सफल होंगे। ध्यान से पढ़ें।
ये प्रैक्टिस बहुत काम का है। आप एक एक एक्सप्लेनेशन को समझने का कोशिश करेंगे। तो इसमें एक जगह लिखा हुआ है मैकडोनाल्ड, लिनलिथगो, डलहौजी, चैम्सफोर्ड। अब ऑप्शन दिया हुआ है 4 मिलान करने वाला, डायरेक्टर ऑफ लॉर्ड्स, कम्युनल अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, द्वैध शासन। अब आंसर जो है इसका सी है। आंसर सी मींस क्या हुआ? आंसर सी जो है उसमें आप देख रहे हैं ए का जो है 2 है, ए का जो है वो 2 है, यानी कि कम्युनल अवार्ड से मैच करेंगे इसको। फिर आगे देखेंगे बी का जो है वो 3 है, लिनलिथगो को अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे इनके साथ। उसके बाद सी की बात करें तो सी का 1 से मैच करेंगे डलहौजी, और डलहौजी को 1 से मैच करेंगे, यानी डायरेक्टर ऑफ लॉर्ड्स की बात हो रही है। फिर अगर बात करें डी का, तो डी आपका चौथा हो जाएगा, चौथा, और डी में है चेम्सफोर्ड, और चेम्सफोर्ड को द्वैध प्रशासन के अंतर्गत आप रखेंगे। तो ये इसका मिलान है, ध्यान में रखेंगे। फिर से देखें, मैकडोनाल्ड, कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी का डायरेक्टर ऑफ लॉर्ड्स, और चेम्सफोर्ड का द्वैध द्वैध प्रशासन जो है उससे संबंधित है। असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के रूप में नीति के तहत शामिल नहीं किया गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? जयपुर होगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति को भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी अंग्रेजी नाम भी दे देगा, रिंग फेंस पॉलिसी से। वारेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली दोनों संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने, तो यहाँ वेलेस्ली नहीं है, वारेन हेस्टिंग है, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन में। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठाओं के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की संधि प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल राज्य बनाने का प्रयत्न किया, इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। अपने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। तो एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, और छोटे बच्चे नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। आगे देखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दौलत राम सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपना प्रभाव प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या सिंधिया ने कराई। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना में सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि होती है। तो ध्यान में रखेंगे, बसीन की संधि 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से
कौन से कथन सही है? तो हमारा आंसर है 1 2 3 4 चारों, तो चारों सही है। तो ध्यान से सुनेंगे। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ कार्यों पर व्यय करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है उसने प्रांतीय स्वायत्तता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा है उसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो हमारा आंसर ये चारों सही है, तो चारों को आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेयो के बारे शासनकाल के बारे में है, जो पहले हमने पढ़ाई है उसको छोड़ दें। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? हमारा आंसर होगा ग्वालियर को नहीं मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में नई राजधानी बनने के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा किया था। इसी में हमने देखा था कि बंगाल विभाजन को भी ये रद्द करते हैं। इसमें जॉर्ज पंचम की नाम आएगा और मैडम क्यूरी उसके बाद देखेंगे आगे। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। किसका? लॉर्ड हार्डिंग का। इस राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी पीठ पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। उनको नहीं लगा, उसको नहीं लगा, हाथी के पीठ पर लगा। ध्यान में रखेंगे। इस हमले में हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गया और महावत मारा गया। महावत जो हाथी चला रहा था। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। भारत के वायसराय के रूप में ब्रिटिश कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो कौन था उस समय वायसराय? तो लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता भी होता है ना, उसमें भी ये प्रस्ताव रहता है, लेकिन इसको इरविन मना कर देता है ना, तो ध्यान में रखेंगे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की? हमारा आंसर होगा कर्जन ने किया था। कर्जन के समय बहुत सारे आयोग भी स्थापित होते हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड कर्जन वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की। इसका उद्देश्य देसी नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिनंदन किया? तो किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेताओं के रूप में अभिनंदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को नरम गरम और गरम नरम उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन में नहीं है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देखते हैं इसको। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को सहायता करने वाले देसी राजाओं, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधियां राज बहादुर तथा मुसलमानों और पारसियों को दी जाने वाली उपाधि खान बहादुर थी। मुसलमानों और पारसियों को दी जाने वाली उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी में इन उपाधियों के लिए जाने के प्रावधान मिलते हैं। इन उपाधियों के लिए जाना जाता है इसमें, तो ध्यान में रखेंगे। कब से कब तक? 1859 से 60 के बीच। फिर लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय हिंदू मुस्लिम स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का भार ग्रहण किया था। किसने किया था? तो श्री सी राजगोपालाचारी का नाम अभी हमने बताया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने।
तो इस तरह हमने 27 क्वेश्चन का सीरीज देखा था और हमने आपको बताया था ये लगातार रहेगा और मेरे साथ आप बने रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है ये प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एक बार आपको जो भी कमीशन लेवल तक का एग्जाम होता है उसमें काफी कारगर साबित होता है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर आएंगे और ध्यान में यह भी आप रखेंगे ये कंटिन्यू चल रहे हैं इसलिए सभी वीडियो को देखेंगे। इससे पहला वीडियो भी देखेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे। अब आने वाला जो होगा वो इससे अगला जो बुक में होगा उसी को हम लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।